तो जी कल अपन लोगों ने बात कर ली थी ह्यूमन ब्रेन की और नर्वस सिस्टम की, है ना। और आज बात करते हैं केमिकल रेगुलेशन और इंटीग्रेशन की। तो यहां पर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स की। तो देखो भाई, हमारी सबकी बॉडी में अब क्योंकि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूं तो मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के विषय में ही बात करूंगा कि हम सबकी बॉडी में दो तरह की सिस्टम होती है। पहला नर्वस सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं रेगुलेशन के लिए, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये कुछ बैग जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर के बनता है जिन्हें हम ग्लैंड कहते हैं। और ग्लैंड्स जो है हमारी वो दो तरह की होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी एक ग्लैंड वो होती है जिनके पास डक्ट्स होती है। क्या होती है बेटा? जिनके पास डक्ट्स होती है, कि मतलब ये एक स्ट्रक्चर है और यहां इनके पास एक पूरी पाइपलाइन। क्या है? इनके पास एक पूरी पाइपलाइन है। समझ आ रहा है आपको? ये अपना जो सीक्रेशन है, ये अपना सीक्रेशन किसी पर्टिकुलर, ये अपना जो सीक्रेशन है वो किसी पर्टिकुलर साइट पे लगाएंगे, किसी पर्टिकुलर साइट को अपना सीक्रेशन देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा सलाइवरी ग्लैंड, है ना, लीवर, पेनक्रियाज, तो ये अपना सीक्रेशन कहां देते थे? गट में। किसमें दे रहे हैं? गट में। लेकिन जो मेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये बड़ा सिंपल ग्लैंड है। देखो इनका सिस्टम क्या है, इनका एक बहुत साफ सुथरा सा सिस्टम है। इनका बहुत साफ सुथरा सिस्टम है। क्या सिस्टम है? देखो ये इनके पास से ब्लड वेसल्स गुजरते हैं जो अपना सीक्रेशन सीधे ब्लड में देती है, और ये अपना सीक्रेशन कहीं नहीं देते। समझ में आया? ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये अपना सीक्रेशन सिर्फ ब्लड में देंगे, ब्लड के अलावा ये कहीं अपना सीक्रेशन देने वाले नहीं। और इनके सीक्रेशन को मैं क्या कहता हूं? हार्मोन्स कहता हूं। क्या कहता हूं? हार्मोन्स। अब समझो, तो हमने बोला कि हार्मोन्स क्या है? कि वो केमिकल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड। पहले हार्मोन की एक क्लासिकल डेफिनेशन दिया जाया करती थी। अब जो हार्मोन को बताया जाता है बेटा, वो ये कहा जाता है कि वो हार्मोन्स, these are the non-nutrient chemicals. Hormones are non-nutrient chemicals which act as intracellular messengers and produced in trace amount. कि बहुत ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, बहुत ट्रेस अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में बनते हैं,
इंट्रासेल्युलर मैसेंजर्स होते हैं, समझ में आया? ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, इंट्रासेल्युलर मैसेंजर्स होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, वो किसी को कुछ भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन कुछ नहीं देते, केवल मैसेंजर है। यहां गए वहां कुछ कह आए, वहां गए वहां कुछ कह आए। नारद जी हैं, जहां गए तहां नारायण नारायण कह आए, करा कुछ नहीं, करा कुछ नहीं, मैसेज दे आएगा, तुम जे कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो। उनका जे काम था, जो हमने टीवियों में देखा है, नारद जी का हमने जे काम देखा है कि एकदम इंद्र से किया है कि अरे वो बहुत कर रही है, उससे किया है कि अरे सुनो इंद्र आ रहा तुम्हें मार गई, फिर जय विष्णु जी के पास का सुनो भी लड़े जा रहे कुछ करो, और किसी को चैन नहीं लगने दे रही। जी सिस्टम था उनका, जो हमने देखा है कि नहीं हमें नहीं मालूम, अगर हो कहीं सुन रहे हो मालूम पड़ी गए हम ही बजा दें, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो कहानी समझ में आ गई। अब देखो एनसीईआरटी का फिगर है, इसमें हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम को बड़ा अच्छे से बताया हुआ है, और एक एक करके सबको डिटेल में देखना भी है, ठीक है? आ जाओ। सबसे ऊपर ब्रेन, हाइपोथैलेमस, जिसके विषय में मैंने पिछले चैप्टर में जिक्र किया था कि ब्रेन का एक फोर ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना? डाइएंसिफेलर में आ जाता है। देखो फिर एक ग्लैंड, बड़ा चमत्कारी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, बहुत चमकदार ग्लैंड, बहुत चमत्कारी, एकदम गजब, तो बढ़िया ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। उसके बाद आती है आपकी पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद आप देखेंगे यहां पर थायराइड और पैराथायराइड, उसके बाद थाइमस, उसके बाद पेनक्रियास। अब तुम कहोगे पेनक्रियास हमारे बता रही थी एक्सोक्राइन ग्लैंड, अब कह रही हो एंडोक्राइन ग्लैंड, तो सुनो एक कंपोजिट ग्लैंड होती है पेनक्रियास। क्या होती है? दोनों काम किया करती है, ठीक है? देन आफ्टर एड्रीनल, ओवरीज, टेस्टिस, समझ रहे हो? और इनके अलावा लिवर, किडनी, हार्ट, यहां से भी कुछ हार्मोन्स आते हैं, ठीक है ना? ऑल्दो ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, लेकिन कुछ हार्मोन्स रिलीज कर देते हैं ब्लड में, समझ आया? पक्की बात है, क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं पिट्यूटरी, बहुत सुंदर ग्लैंड है। पहली ग्लैंड की शुरुआत करते हैं भाई, पिट्यूटरी। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका नाम है मास्टर ग्लैंड, क्या नाम है? मास्टर ग्लैंड। इसका जो ओरिजिन है, बदतमीज हो गया, इसका जो ओरिजिन है पिट्यूटरी का वह एक्टोडर्मल, कैसा है जी? और वजन कितना होता है? 98 ग्राम की पिट्यूटरी है, 98 ग्राम की भाई साहब, और धत्ती उठाई दिए, समझ रहे हो हसमुख जी? 0.5 ग्राम, बहुत छोटी है। लेकिन लली जब नया चालू हुआ पूरा पढ़ना, तो बोला बोला मत मारना, तो बता रहा था मैं खोपड़ी तोड़ देंगे मार्क बुक का। आ जाओ, तो 98 ग्राम की है, ठीक है? अब ये है, पहले सबसे पहले तो उसकी लोकेशन कहाँ, ठीक है ना?
तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन। देखो अब 10th तक तो ये बता देते थे कि बेस ऑफ ब्रेन में है। 10th तक तो ये पढ़ते ना बेस ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन का जो बेस है बताओ उस पर कौन सी हड्डी है? स्फेनॉइड। कौन सी है? स्फेनॉइड। तो सुनो, प्रेजेंट इन डायएन्सिफेलॉन of forebrain in the cavity का नाम है सेला टर्सिका। ऑफ स्फेनॉइड बोन। तो स्फेनॉइड बोन की सेला टर्सिका कैविटी में ये प्रेजेंट होती है। क्या इतनी काम समझ में आया भाई साहब? इतना काम समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? अब ये डायग्राम क्या कह रहा है देखो, सबसे ऊपर क्या बना रहा है? हाइपोथैलेमस। क्या बना रहा है? अब देखो हाइपोथैलेमस से यहां पर तो न्यूरॉन भी दिख रहा है हमें, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। और ये सेला टर्सिका कैविटी है, ये रही ये पूरी। और देखिए ये इसकी कैविटी है, ये पेन किसने चला दिया बोर्ड पे? किसी ने पेन से लिखा है इस पे? क्या बात है? और ये है आपका इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, ठीक, पक्की बात। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे, जरा गौर से थोड़ा सा देखो आप, तो आपको ये महसूस होगा कि यहां पर ये हाइपोथैलेमस चला आ रहा, और देखो ये हाइपोथैलेमस से ये डायरेक्ट कनेक्ट है, ये वाली पिट्यूटरी। दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और जो हाइपोथैलेमस से आप देखोगे बेटे बिल्कुल अलग है, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या है? अब सुनो, यहां पर आपको ये दिखाई पड़ रहा है ब्लड कैपिलरीज का टफ, और देखो यहां पर भी दिख रहा है कैपिलरीज का टफ। तो एक नेटवर्क है कैपिलरीज से कैपिलरीज। तो मैंने ये बात आपको तब भी समझाई थी जब मैं ब्लड पढ़ा रहा था सर्कुलेटरी में, कि ऐसा सिस्टम जो कैपिलरीज से शुरू हो और कैपिलरीज पे ही खत्म हो। जनरली क्या होता है, हार्ट से आर्टरी शुरू होती है और टिश्यू पर आकर के कैपिलरीज में एंड होती है, या फिर टिश्यू से कैपिलरीज शुरू होती है और वीन्स में जाकर के एंड होती है। लेकिन जब कैपिलरीज से ही सिस्टम शुरू हो और कैपिलरीज पे ही खत्म हो तो वो पोर्टल सिस्टम होता है। क्या होता है? तो यह क्या बना हुआ, समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? ठीक है, एनसीईआरटी पे लेवल करना था और इतना काम लिखना था। आप लोगों ने शायद लिख लिया होगा, लिख लिया है क्या? चलो कोई बच्चे ने नहीं लिखा हो? अच्छा ठीक है, मैं भी थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, बादाम कम मिल रहे आजकल खाने को लग रहा है, भूल जाता हूँ क्या कह दिया।
देखो, अब ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये है आपका हाइपोथैलेमस। क्या है बेटा? हाइपोथैलेमस। ठीक, ज्यादा कोई दिक्कत? ध्यान समझो। डॉक्टर अनस क्या कर रहे? तुम्हारी अलग वो चल रही चित्रकारी, फिर क्या है जी? हाँ, वीन से शुरू है और वीन पे ही खत्म है। हाँ, कैपिलरीज से शुरू है, कैपिलरीज पे खत्म है, बीच में वीन है। बोल्ट। तुम जितना कचरा खाते हो, डाइजेशन था नहीं ना, इस साल कट गया। तुम जितना कचरा खाते, तुम्हारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिक सब्सटेंस जाएगा, वो उन्हीं जगह से जाएगा जहां जहां बॉडी ओपन है। अब इधर कान तो बंद है, अंदर पर्दा लगा हुआ, मुंह खुला हुआ है, नाक खुली हुई है, एनस खुला हुआ है, गर्ल्स में विजाइना भी खुली हुई है, बस समझना। यूरिथ्रल ओपनिंग भी खुली हुई है, वहां तो सब जगह मोस्टली जगह एसिड है, तो अंदर आइटम जाता नहीं है। सबसे ज्यादा गंदगी जाती है मुंह से। अब तुमने डाइजेस्ट कर ली हर चीज, अब सब आ गई इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन से बॉडी के अन्य पार्ट में वो जाएगी, वहां टॉक्सिसिटी अपने साथ लेके आई है तो लेके जाएगी। साथ में वो क्या करेगी बेटा? अगर वो बहुत क्रूशियल वाइटल ऑर्गन्स लाइक योर हार्ट, योर ब्रेन, अब इन जगह ये टॉक्सिक मटेरियल पहुंच गया, तो सोचो तो अभी कितने होशियार हो, जब छन के जा रहा है तब जान कैसे होते। तो होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या कि यहां से पहले जाता है सब सामान लिवर को, डाइजेस्ट होने के बाद लिवर इनका डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। लिवर के मल्टीपल काम होते हैं डाइजेशन में। एक तो लिवर का काम ये है, वो बाइल देता है, बाइल देता है, वो डाइजेशन वाला काम सेट कर दिया उसने बाइल दे करके। डाइजेस्टेड फूड लिवर में जाता है। इंटेस्टाइन से जो माइक्रोविलाई होते हैं, विलाई, विलाई में जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो पहले लिवर को ही जाता है। समझ में आया? फिर लिवर से जाता है जहां उसे जाना है। समझे कि नहीं? ये पोर्टल सिस्टम, सारा डाइजेस्ट किया हुआ खाना लिवर को जाता है पहले, लिवर उसे डिटॉक्सिफाई करता है, तब सारे काम चालू होते हैं। समझे? ऐसा चेकिंग होती है उस फूड की, सही है कि नहीं है। समझ गए? तो मालूम नहीं थी ये बात? नहीं, ये जैसे कि जब स्टमक से काम लाते हैं इंटेस्टाइन में, उसे वक्त में लिवर डाइजेस्ट सीक्रेट करता है, उसके बाद फिर बिलाई से वापस जाते हैं। अरे हसमुख तुम्हें पता था? तो पिछले जन्म में मालूम पड़ गया होगा। चलो कोई, आ जा। हाँ देखो, दो मेरे बच्चे, वाला जो पोर्शन है ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसका दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस ये पिट्यूटरी के टोटल सीक्रेशन का 25% देता है। समझ में आया? पिट्यूटरी से जो भी सामान रिलीज होगा 25% ये करेगा, 75% ये करेगा। इतनी कहानी समझ में आई? इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है ना? आओ अब देखो, जो ये है मेरी
ये वाली पूरी, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या है साहब? एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। और इसका नाम है एड्रिनो हाइपोफाइसिस। क्या नाम है साहब? एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक। अच्छा, और ये टोटल सीक्रेशन का 75% देती है। पिट्यूटरी की सीक्रेशन की बात हो रही है। क्या इतनी कहानी क्लियर हो गई? हो गई। अब देखो, यहां पर देखो, ये कुछ न्यूरो सीक्रेटरी सेल है। क्या है मेरे बच्चे? न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स है हाइपोथैलेमस में। समझ में आया? अब ये क्या करते हैं, या न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स या सीक्रेटरी न्यूरॉन, कुछ भी कह सकते हो आप। अब ये क्या करते हैं, ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है, समझना। ये रिलीज करते हैं पहला रिलीजिंग हार्मोन, क्या रिलीज करते हैं, और इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? क्या देते हैं? रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स। इतनी बात क्लियर हो गई? अब सुनो, जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी मतलब पिट्यूटरी के हार्मोन को तुम्हें रिलीज करवाना है, पिट्यूटरी के हार्मोन को तुम्हें स्टॉप कराना है, ये काम हाइपोथैलेमस से होता है। समझ में आया? अब देखो मेरे बच्चे, यहां पर देखो, ये है पोर्टल सिस्टम। क्या है मेरे बच्चे? ये है हाइपोफाइगियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, समझ में आ गई? हाइपोफाइगियल पोर्टल सिस्टम, पक्की बात? पक्की बात। पोर्टल सिस्टम है, यहां से हार्मोन लेके आएगा और चुपचाप यहां दे जाएगा। क्लियर? पक्की बात।
तभी तो मैं हर बार फिजियोलॉजी हर चैप्टर में ये कहता हूँ, हाइपोथैलेमस से ये निकलेगा, पिट्यूटरी से ये कहेगा। तो पिट्यूटरी से निकलने वाला और पिट्यूटरी को रोकने वाला दोनों सिस्टम है इसके पास। अगर जे मास्टर है तो जू प्रिंसिपल है। देखो, सभी हार्मोन पिट्यूटरी के प्रोटीन के हार्मोन होते हैं, समझ में आ गया? ठीक है ना? तो समझो, ऑल पिट्यूटरी हॉर्मोन्स आर, वेट शट करो पूरा, प्रोटीनियस इन नेचर। समझे? पिट्यूटरी के सारे हार्मोन नेचर वाइज कैसे होते हैं? प्रोटीन के। ठीक है ना? उसके बाद मोस्ट हार्मोन्स पिट्यूटरी के, मोस्ट पिट्यूटरी हार्मोन्स आर ट्रॉफिकल हार्मोन। मोस्ट पिट्यूटरी हार्मोन्स आर ट्रॉफिकल हार्मोन्स। मोस्टली जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रॉफिकल होते हैं। अब ये ट्रॉफिकल हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? इन्हें भी समझ लो। ट्रॉफिकल, अच्छा इसमें एक और है, एक्सेप्ट ग्रोथ हार्मोन। एक्सेप्ट ग्रोथ हार्मोन। अब सुनो, ट्रॉफिकल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? ट्रॉफिकल हार्मोन्स सुनो, हार्मोन्स which control secretion of, वो हार्मोन जो क्या कंट्रोल करते हैं? अदर एंडोक्राइन ग्लैंड का, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेशन कंट्रोल करते हैं। उन्हें मैं क्या बोलता हूं? तो उन्हें मैं क्या कहता हूं? ट्रॉफिकल हार्मोन। क्या कहता हूं? समझ में आया? वो हार्मोन जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रॉफिकल हार्मोन। ठीक है? तो वो हार्मोन्स विच कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड ट्रॉफिकल हार्मोन। समझ आया? समझ आया? आगे जाओ। अब देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन से अपन सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है बेटा? हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो साहब, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, तो पहला हार्मोन मैं बात करता हूं ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन क्या है साहब? ग्रोथ हार्मोन। ठीक, पहला हार्मोन है मेरे पास GH, ग्रोथ हार्मोन। सुनो,
इसको हम सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं, एसटीएच, सोमेटोट्रॉफ से रिलीज होता है। ठीक, अब आओ ग्रोथ हार्मोन पहला। अब आओ सुनो, इट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ये मेनली किस किस का ग्रोथ कंट्रोल करता है? तो देखो, मसल, सॉरी मसल कह रहा हूं, बोन्स, कार्टिलेज और टिश्यू। बोन का, कार्टिलेज का और टिश्यू का, बॉडी टिश्यू का, समझ में आ गई? इनका ग्रोथ कंट्रोल करता है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ सुनो, ये और किसके लिए जिम्मेदारी है? तो कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इतनी बात समझ में आया? मतलब इनकी मेटाबॉलिज्म इन्हें तोड़ता है, प्रोटीन बनाएगा भी जल्दी जल्दी, तोड़ेगा भी जल्दी जल्दी, समझ में आया? तो इसीलिए यहां पर एक बात और कही जाती है कि इट इज responsible for डायबेटोजेनिक इफेक्ट। किसके लिए जिम्मेदार है बेटा? ये डायबेटोजेनिक इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। समझो मेरी बात, डायबेटोजेनिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा लगता है कि आदमी को डायबिटीज हो गई है। मतलब अगर ये जीएच ज्यादा हो जाएगा तो शुगर ज्यादा टूटेगी, शुगर ज्यादा टूटेगी तो ब्लड में शुगर ज्यादा मिलेगी। ऐसा नहीं है बॉडी ऑर्गन मसल वगैरह शुगर नहीं खींच रहे, वो भी प्रॉपर खींचेंगे, लेकिन शुगर बने इतनी ज्यादा रही है कि सूसू में चींटी आएगी। तो ऐसा लगता है कि आदमी को डायबिटीज हो गई है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? खाएगा बहुत हवा की तरह, हाई हाई हाई, दाएं दाएं मारे जाएगा चौथे गियर में। समझ में आया कि नहीं आया? तो डायबेटोजेनिक इफेक्ट के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? अब देखो, अब इसके कुछ डिसऑर्डर भी है, डिसऑर्डर, इसके कुछ डिसऑर्डर भी है, ठीक है? तो सबसे पहला है कि अगर इसका सीक्रेशन कम हुआ, हाइपोसीक्रेशन, हाइपोसीक्रेशन, समझो मेरी बात, ठीक है ना? अब कम निकला, तभी तुमने देखा होगा, तो बीमारी का नाम, बीमारी बताते हैं, तो बीमारी होती है ड्वार्फिज्म। हाँ, ड्वार्फिज्म क्या हो जाती है? ड्वार्फिज्म, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? और प्रॉपर नाम है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है? तो ये अगर कम हो गई तो ड्वार्फिज्म, और कौन से ड्वार्फिज्म लिख देते हैं पूरा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म,
तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम हो रहा है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अब जैसे आपने देखा होगा अभी एग्जीबिशन लगी थी, तो एग्जीबिशन में एक अनाउंसमेंट हो रहा था, गौर से देखिए 4 इंची का बाबा, बाबा जिंदा है, बाबा आसन पे बैठा है, बाबा हिमालय की गोद से आया है बाबा, और बाबा चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, गुलाटी मार के बैठा हुआ है बाबा। तो उसकी 20 रुपए की टिकट थी शायद बाबा की, बाबा को देखने की। देखे बाबा देगा तो ये तो खीरे जितने बड़े बाबा, समझ रहे हो, इतने बड़े बाबा थे। और आदमी एकदम वो भाई बैठे हुए थे, और कोई होगा मोना है साई, हम बताएं तुम्हें, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म की वजह से छोटा रह गया, जीएच निकला नहीं, जीएच निकला नहीं, जब जीएच निकला नहीं तो हाइट बढ़ी नहीं, इतना बड़ा बाबा, समझ में आया कि नहीं यार? तो छोटे से बाबा रह गए, समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? अब देखो अगर सीक्रेशन कैसा हो, हाइपर हो, कैसा हो बेटा? हाइपर सीक्रेशन हो। अब सीक्रेशन यदि ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर भी तो केस है, एक एडल्ट में और एक चिल्ड्रन में, छोटा हो। तो छोटे बच्चों में अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो हो जाता है जिजांटिज्म। क्या हो जाता है? जो बहुत बड़ा बच्चा लैंड तोड़ के निकला जा रहा, बुद्धि सड़क के घुटने में आ रही है। अरे एक चीज समझ लो, ये जो ड्वार्फिज्म है ना, ये वाला व्यक्ति मेंटली और सेक्सुअली नॉर्मल होगा। सुन रहे हो? दिमाग तेज हुआ इसका, कोई बात नहीं, नॉर्मल होगा, और सेक्सुअली भी कर रहा होगा, समझ रहे? हाँ, दोनों चीज बढ़िया होगी। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? जिजांटिज्म। क्या हो जाएगा? जिजांटिज्म। ठीक। और सुनो, और एडल्ट में हो जाए, एडल्ट में, अब देखो बात समझो, होता क्या है कि हमारी जो बोन्स होती है बेटा, सुनना, ये तुम लोगों की हड्डी बना रहा हूं, अपनी नहीं बना रहा हूं, तुम्हारे लोगों की हड्डी है सबकी। अब क्या, इनमें यहां पर एक प्लेट्स होती हैं, एपिफाइगियल प्लेट। क्या होती हैं? और जो सेंटर खुले हुए होते हैं, तुम लोगों के खुले हुए हैं। जब तक ये सेंटर खुला हुआ है तब तक क्या दिक्कत है? तब तक ये है कि तुम्हारी हड्डी ऐसे नॉर्मल आगे ऊपर को बढ़ सकती है। तो अभी आप सभी की हाइट बढ़ सकती है। हाँ। और बहुत अच्छा तरीका है हाइट बढ़ाने का कि बस मान लो तुम्हारा हाथ यहां तक है ना, और तुम कोशिश करो उस एसी को टच करने की। तो कुछ पेपर्स की गड्डी बना लो, न्यूज़पेपर की, इतना कि तुम आराम से उस एसी को छू सको। रोज ये काम करना है। फिर एक पेपर निकालना, फिर छूना इसको ऐसे उचक उचक के, फिर 2 पेपर निकालना, मतलब एक और नेक्स्ट, फिर छूना, फिर तीसरा निकालना, फिर छूना। आप देखोगे पेपर कम होते जा रहे हैं, आप एसी को प्रॉपर छू रहे हैं, हाइट बढ़ रही है। कोई दवाई हवाई मत ले लेना, लंबाई बढ़ाने यहाँ लटकने से भी बढ़ती है। क्या होता है? वो गोली खा लेते हैं, मालूम पड़ी एक टांग की एपिफिशियल प्लेट अगर खुल गई तो एकदम चिमटा टेढ़ा, एकदम चल रही है पुष्पी, मैं भी नहीं झुकेगी। तो दवाइयां खाने से उल्टी सीधी हड्डियां बढ़ जाती बेटा, समझो। अब तो ये सिस्टम है कि जब आपकी एपिफाइगियल प्लेट्स और क्या होंगी, क्या होंगी, ओपन है, बढ़ जाएगी। अब मैं अपनी हड्डी बना रहा हूं। अब हमारे में क्या हो गया? बंद हो गई प्लेटें, प्लेटें मिल गई, आपस में मिल गई। अब जीएच निकला ज्यादा,
तो अब क्या हुआ, ये मेरी हड्डी बेटा यहां से बढ़ना शुरू कर देगी आगे ऐसे, स्पेशली फेशियल बोन। अब कहते नहीं है भाई एकदम से गर्दन की हड्डी बढ़ गई, अब वो सर्वाइकल झुका नहीं जा रहा, लगा पट्टा कर रहे हैं, बात समझो। और छोड़ो, वो देखा था ग्रेट खाली, फेशियल बोन ऐसी जो बाहर बनी जा रही है, आदमी देखे डरा जाए। लोग घर के बाहर हमारी फोटो लगाते हैं, नीचे लिखते नजर लगा जूता का, बात समझो। वो हवा होता हवा, हवा की जगह हमारी फोटो चिपक रही है, फिर तो अजीब क्लमसी सा फेस हो जाता है। द ग्रेट खाली को देखना, उन्हें एक्रोमी गैली है, डेट करनी पड़ेगी। तो ऐसा लगता है, और उन्हें है कि नहीं हमें नहीं मालूम भैया, लेकिन उनकी हड्डियां ऐसी उभरी हुई हैं, तो उन्हें लगता है। ऐसी फिल्म थी मेला, मेला फिल्म में था जो वो ट्रक में आज तक लंबा सा आदमी दिखाया उसमें, उसको भी एक्रोमी गैली है, समझ में आया। उन हड्डियां एकदम प्रोट्रूड आउट, बाहर निकली हुई है, समझ रहे हो कि नहीं। तो मेरा फिल्म में भी एक्रोमी गैली है, समझ में आ गई। बहुत सिंपल है, एडल्ट में हो जाए तो देखो एक्रोमी गैली, समझ में आई। कौन गैली? मी गैली। तुम गैली? कौन गैली? मी गैली। समझ आया राजू? कौन गैली? इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। आजा, अब देखो ये क्लियर हो गया बेटे, पक्की बात है। सबसे पहले इसका डिवाइडेशन तो हम भूल ही गए, डिवाइडेशन तो भूल ही गए। जो मेरी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, क्या होती है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना, जिसको मैं एडिनो हाइपोफाइसिस बोलता हूं। क्या बोलता हूं? एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक, एडिनो हाइपोफाइसिस बोलता हूं मैं इसको। इसके दो पार्ट होते हैं, इसके पार्ट डिस्टलिस और पार्स है, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है बेटे। आओ, ये रही, ये रही पार्स इंटरमीडिया, समझ में आया। ठीक, तो पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक। और दूसरा है मेरी पीपी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये 75% सीक्रेशन है ये, और इसको हम बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें पार्स डिस्टलिस में मैंने बताया था कि 5 तरह की सेल्स होते हैं। देखो पार्स डिस्टलिस में
5 तरह के तुम्हारे सेल होती है। सबसे पहला होता है सोमैटोट्रॉफ। क्या होता है? सोमैटोट्रॉफ, जिससे निकलता है GH, ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, STH। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा नाम क्या है? सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है। दूसरे जो सेल है थायरोट्रॉफ। क्या है? मैंने बोला नहीं, मोस्टली हार्मोन कैसे होंगे? ट्रॉफिकल हार्मोन होंगे। कैसे होंगे? बस दूसरे के हार्मोन को और क्या करना है? इन्हें स्टिमुलेट करना है। क्या करना है? स्टिमुलेट करना है। तो हार्मोन कौन सा निकलेगा? TSH। ठीक है ना? यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रॉफ। ठीक। तीसरा है कॉर्टिकोट्रॉफ। समझ रहे हो आप? अरे सेल बताए थे 5 जिराई, 1 2 3 4 5, इन्हीं के तो हार्मोन बताने। ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉफ। अब कॉर्टिकोट्रॉफ क्या करेगा साहब? ये बनाएगा ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। आप ये भी सीखोगे, यहां पर जो एड्रीनल ग्लैंड है उसमें अंदर अलग मसाला पक रहा है, बाहर अलग मसाला पक रहा है, तो ये ACTH देता है। समझ में आया? इसके साथ साथ ये एक हार्मोन और देता है, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटेड हार्मोन। और ये हार्मोन पार्स इंटरमीडिया भी बनाती है। और जो MSH ह्यूमन में बेकार है, जो कुत्ते कुतिया में कलर के लिए जिम्मेदार है। समझ में आया? समझ में आया? अरे आया नहीं आया? अरे बोलो, क्या आया बता? ही अगला है गोनेडोट्रॉफ। अब गोनेडोट्रॉफ क्या रिलीज करेंगे साहब? LH और FSH। ये तो पढ़ा ही होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। और लास्ट में है लैक्टोट्रॉफ। लैक्टोट्रॉफ क्या बना देगा भाई? PRL, प्रोलैक्टिन। PRL, प्रोलैक्टिन दूध बनाने का काम करता है। समझ में आया? क्या इसके हार्मोन क्लियर हो गए? क्या इसके जे तो IAS का वो ड्राइवर है जो खुद की गाड़ी समझता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? खुद का कुछ नहीं इसका, जू बस बेमतलब खुश है। इसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटे? अब देखो, पार्स नर्वोसा है, 2 काम करता है बस, एक तो ADH देता है और एक ऑक्सीटोसिन, है ना? तो एक तो ये था एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, इसको मैं वैसोप्रेसिन भी बोलता हूं। और दूसरा ऑक्सीटोसिन। दोनों के काम तुम्हें मालूम है खूब।
ऑक्सीटोसिन क्या करता है बताओ? मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन कराता है और बच्चे के बर्थ के टाइम पर भी। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बताओ, समझ में आ गई? तो दोनों काम मालूम है। मैं इतना लिख देता हूं कि ये दोनों प्रोड्यूस्ड बाय, कौन बनाता है इन्हें? हाइपो हाइपो हाइपोथैलेमस। कौन बनाता है? क्या इतनी कहानी क्लियर हो गई? क्या इतनी कहानी क्लियर हो गई मेरे देश के नौजवानों? आ जाओ, देखो अब मैंने तुम्हें जी बता दिया, अब आ जाओ। TSH, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बताओ क्या करेगा? बोलो। स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, है ना? क्या करेगा ये? स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगी तो क्या निकलेगा? T3 एंड T4 हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेट हो जाएगा तो क्या निकलेगा? T3 और T4 हार्मोन। आगे ACTH, क्या करेगा? स्टिमुलेट एड्रीनल, और एड्रीनल में भी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को करेगा। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग है ना, और यहां से वो निकलवाएगा कॉर्टिसोल। क्या निकलवाता है? देखो बेटा, लाइफ सेविंग हार्मोन है ये। क्या है? इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाला हार्मोन है ये। समझ में आया कि नहीं आया? जब किसी पेशेंट पे समझ लेना स्टेरॉइड चढ़ रहे हो कि अंत समय चल रहा है, हो सकता है बच जाए, नहीं तो निपट जाए, इससे ऊपर भी स्टेज का इलाज नहीं है। समझ आया? तो ये सिस्टम है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन में आप लोग ये तो सीख ही चुके हो कि जो LH और FSH है, अब इन्हें तो बताने की जरूरत है नहीं, क्या करते हैं? जो तुम्हारे गोनाडोट्रॉफ है वो क्या करते हैं? LH और FSH देते हैं। अब जो तुम्हें सब पता है कि LH और FSH है, ये क्या करता है? स्पर्म स्टिमुलेशन में काम करता है। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट कराता है, फीमेल में ओवुलेशन करा देता है। सब पढ़ाया है मैंने। बॉम तमाचा कर भुल्ला देख रहा, पढ़ाया नहीं? देवाल चपेट राजू, रिप्रोडक्शन नहीं आता? हाँ बता, बढ़िया आदमी है, ठीक है, पक्की बात। अब आओ, लैक्टोट्रॉफ, बता रहे हैं। PRL प्रोलैक्टिन क्या करवाता है ये बताओ? मिल्क फॉर्मेशन कराता है। क्या कराता है? मिल्क फॉर्मेशन इन फीमेल। तो फीमेल में मिल्क बनवाता कौन है? PRL। निकलवाता कौन है? ऑक्सीटोसिन। बनवाता कौन है? निकलवाता कौन है? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और सुनो, जब बच्चे की लार लगेगी मदर के अरोला और निप्पल पे, तभी दूध आएगा। समझ में आया? गैया भी दूधने से पहले बछड़े सुतवाई जाती है। क्यों? तुम्हारी दूध थोड़ी बना रही दुबे जी, कि दुबे जी दूध पिए गटागट दांत निकालें फटाफट, नहीं, दांत भी निकल चुकी है तुम्हारी।
वो किन्होंने किन के लिए दिया? अबे तुम यू दुष्ट पीपल। फिर बोले भाई हटाओ, जैसे ही धार छूटी बछड़ा हला बाल्टी में करके बेच दिया। ये देश की आत्मा तुम्हें माफ नहीं करेगी, समझ रहे हो? दूध पीते हो कि नहीं? तब पनप नहीं रही, लग नहीं रहा वो दूध शरीर में, वो बछड़े की आत्मा बदवा दे रही भैया, समझ रहे कि नहीं? हाँ, क्या क्लियर हुआ? पक्की बात, ठीक है ना? और MSH वेस्टिजियल है तुम्हारे लिए, ठीक? पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है वो मैंने आपको यही बता दिए थे। ADH क्या कराता है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, समझ में आया? फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, और ये मिल्क इजेक्शन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये दो काम है इसके। बता दिया था कि नहीं बता दिया था?